अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो गुज़िश्ता 2 दिनों से जो वाक़यात ख़बरों में गर्दिश कर रहे हैं, मरी का जो सानिया है उस हवाले से कुछ बात करते हैं। और ये एक ऐसा सानिया है कि जिस पर ज़ाहिर है सारी कौम अफसोस में मुब्तला है, लेकिन ये सानिया क्यों हुआ, इस सानहे की वजूहात क्या थी, इसमें किस किस की गलतियाँ थी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका तयन करना ज़रूरी है। और हम बहैसियत कौम हमेशा ये देखते आए हैं कि सानहात होते हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद उन पर कमेटियाँ बनती हैं, ये तयन करने की कोशिश की जाती है कि ज़िम्मेदार कौन थे। और फिर 2 लोग सस्पेंड भी होते हैं, के बाद 2 अदर लोग सस्पेंड भी हो जाते हैं उसकी इंक्वायरी के नतीजे में, और फिर उसके बाद हम सब भूल कर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो मुद्दा क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि हम ऐसे वाक़यात से सीखते कुछ नहीं है। हमने कसम खाई हुई है कि हम इनसे उस वक्त तक नहीं सीखेंगे जब तक कि ये वाक़यात बार बार होते नहीं रहेंगे, बार बार होते नहीं रहेंगे, बार बार होते नहीं रहेंगे। मिसाल के तौर पर बार बार होते रहते हैं ना ये वाक़यात, हाँ। लेकिन फिर भी हम नहीं सीखते। अच्छा, ऐसे वाक़यात, ये बात भी दुरुस्त है कि दुनिया में जहाँ पे इतना मजमा इकट्ठा हुआ हुआ हो, जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हों, वहाँ पर ऐसी किसी न किसी नागहानी हो जाने की इम्कानात हमेशा मौजूद होते हैं। कहीं भगदड़ मच जाती है। आप देखें सऊदी अरब में हज में देखें, एक ज़माने में कितने 100 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। ट्रेन का हादसा हुआ था। इसी तरह अभी चंद दिन पहले वो वीडियो चल रही थी जिसमें कि ब्राजील की, मेरा ख्याल है, जिसमें की वीडियो थी जिसमें बहुत ज्यादा बर्फ थी, वहाँ लोग जो है वो इसी तरीके से गाड़ियों में फंस गए थे और इंतकाल भी हुआ था लोगों का। फिर ब्राजील में बोट्स में लोग गए हुए थे पानी में नीचे किसी आबशार को देखने के लिए, ऊपर से पत्थर उसका इतना बड़ा, मतलब एक तरह से चोटी गिर गई उसी टूरिस्ट बोट के ऊपर। तो ऐसे वाकयात हो जाते हैं, लेकिन हमने उससे सीखा कुछ नहीं। मैं आपको क्यों ये कह रही हूँ कि हमने उससे सीखा कुछ नहीं? पिछले साल की बात है, 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के दरमियान, या 24 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के दरमियान, ये 4-5 डेट्स थी जिनमें कि ईद की छुट्टियां आ रही थी। उन ईद की छुट्टियों में लॉकडाउन्स खुले थे, कोविड जो था उसकी सख्तियां जो थी वो जरा रिलैक्स हुई थी, तो लोगों ने रुख किया था नारान, कागान, स्वात और गलियात का। उसमें हुआ क्या? उसमें सोशल मीडिया पे उसमें 2.6 मिलियन लोग जो थे वो इन सारे इलाकों में गए, और इन 4-5 दिनों के अंदर गए। 3 लाख गाड़ियां तो सिर्फ जो हैं वो नारान कागान का फिगर मैं आपको दे रही हूँ, गालिबन ये वहाँ का फिगर है या स्वात का था। अब जहाँ पर इतने लोग जा रहे हैं और वहाँ पर फिर वीडियो आई कि गाड़ियाँ जो है घंटों खड़ी हुई हैं, हालांकि नारान कागान की सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई हैं और बड़ी चौड़ी हैं, वहाँ से गुजर आसानी से हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी घंटों लोग ट्रैफिक में खड़े रहे। अब खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई जलजला आ जाता, कोई ऐसी चीज़ हो जाती, कोई अगर ये सर्दियों का मामला होता, कोई लैंडस्लाइड हो जाता या बर्फ़बारी ऐसी शदीद हो जाती, तो गाड़ियों का क्या हाल होता? यही हाल होता जो उस दिन हमने मरी में देखा है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने आज जो अभी हमने बात करनी है वो ये कि इस पूरे वाक़े के अंदर कौन कौन जिम्मेदार है और किस किस हैसियत से जिम्मेदार है। हम सब ने ये देखना है कि क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बहुत सारी अब जिम्मेदारों का तयन तो किया जा रहा है। मरी को एक ज़िले का दर्जा दे दिया गया है, एक रिपोर्ट अब इंक्वायरी कमेटी बनाएगी, 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगी, वो पूरा प्रोसेस एक जगह। लेकिन एज अ कॉमन मैन अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर हमें फ्लॉ नज़र आता है ये हम देखते हैं। अच्छा, फ़ोन लाइन्स भी ऑन कर देते हैं, उससे ये होगा कि अगर आप अपने किसी जज्बात का इजहार करना चाहें और आप बताना चाहें कि आपके ख्याल में क्या हो सकता है, तो फिर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। फ़ोन लाइन्स ऑन कर देते हैं। हम ज़रा बात करते हैं कि किस किस की गलती थी। बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे पहले आगाज कर लेते हैं कि जो मरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको पता है कि मरी में लोगों का इनफ्लो होता है और उनको ये भी पता है कि कितने लोग आ सकते हैं एक वक्त में। उनको पता ना हो, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके उनको ऐलान कर दिया था कि 1 लाख गाड़ियां जो हैं वो 1 लाख जो हैं वो आ गए हैं लोग उधर मरी में, तो ये ऐलान हो गया था। बिल्कुल सही है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या गलती, क्या तयन हुआ कि जी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या गलती है? एज अ कॉमन मैन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कंट्रोल, सारा नज़्म नस्क जो इस इलाके का है उसको संभालना है। ऑन ग्राउंड होती है वो, ऑन ग्राउंड होती है और हर वक्त होती है, और ऐसे मौके पर तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि टूरिस्ट भी आ रहे हैं और मौसम भी ख़राब है, और जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरीज थी वो सारी जारी होती जा रही थी। तो जब आपको पता है कि मौसम ख़राब होगा, मौसम शदीद होगा, तो आपने उन लोगों के लिए वहाँ पर इंतजाम करने हैं जो कि वहां पर आए हुए हैं। यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड एवरी टाइम, और लोगों को आने से वहां पर रोकना भी है कि एक खास तादाद में जब लोग आ गए तो आप रोक दें उनको। कैसे? मैं आपको अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई हम तो रोक रहे थे, इंतजामिया तो रोक रही थी, रोक भी रही थी, खड़ी भी हुई थी, लेकिन वो रोक कैसे रही थी? देखें, नहीं आगे रश है, नहीं आप नहीं जा सकते, ना जाए, तो लोगों ने कहा होगा भाई जाने दे, देखें बहुत दूर से आए हैं, बहुत देखें बच्चे बैठे हैं बेचारे रो रहे हैं, 5 घंटे का सफर करके आए हैं बर्फबारी देखने, तो उसने कहा होगा अच्छा चले जाएं।
ये इस तरह रोकना नहीं ना होता। रोकना इस तरह होता है कि आपने बैरिकेड लगा के बस रोड बंद कर दिया और वहां पे बंदा कोई नजर नहीं आया आपका। बिल्कुल आपका नजर नहीं आया कि अवाम आपके साथ बहस ना करे। आप वो वाले जो कंक्रीट के बैरिकेड्स होते हैं वो लगा के सड़क बंद कर दें और छोड़ दें। वापसी का रास्ता खुला छोड़ें ताकि कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो तो मरी से निकलने वाले लोग कम अज कम वहां से निकल सके। अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और सारे रोड्स इस तरह होने चाहिए क्योंकि देयर आर सेवरल रोड्स लीडिंग टू मरी। तो ये आपका तरीका होना चाहिए था। वहां पे जितने लोग खड़े होंगे लोगों ने तो बहस करनी है। इवन इस हादसे के बाद आप देखें कि लोगों की बजिद थे लोग कि हमें अंदर जाने दें। तो लोग तो नहीं सुधर रहे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो सख्ती से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। वहाँ के जो भी डीसी, एसी, कमिश्नर वगैरह ये सारे जो लोग हैं उनको जब तक सही तरीके से अपने ही काम को करने का तरीका ना आए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारे वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान देते हैं और जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर इलाकों का सारा इंतजाम संभालते हैं। तो ये पाकिस्तान के यूँ कह लीजिए कि सबसे अक्लमंद। अगर इनको प्लानिंग इनसे नहीं हो सकी, ये इसमें क्या करना था? इसमें कुछ नहीं करना था। इस सारे मामले को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आप 5 और 6 की जो तारीख थी उस पर आप नोटिफिकेशन जारी करते। नाजरीन, नोटिफिकेशन आया लेकिन वो 7 दिसंबर उसको जनवरी को आया जो कि बहुत लेट था। 8 जनवरी को तो ये वाकया हो गया। तो 7 को जब नोटिफिकेशन आया तो उस वक्त तक तो बाय द टाइम जितने लोगों ने निकलना था और मरी के लिए जाना था वो तो ऑन द रोड्स थे। उन्होंने तो फिर जिद करनी थी, आगे रश लगाना था। आपने ये नोटिफिकेशन 5 या 6 को निकालना था जब फवाद चौधरी साहब की ट्वीट आई थी कि हम लाख लोग वहां पर पहुंच गए हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर टूरिज्म का बूस्ट होगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट की गलती क्या थी? जो हमारी जो मेन जो गवर्नमेंट है, हुकूमत की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर है वकार साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वकार साहब, क्या कहेंगे? अच्छा सर, मैंने बात करनी, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आपका। सर टाइम आपका जो है वो है, बस मुख्तसर बात कीजिए क्योंकि और बहुत सारे कॉलर सर मुख्तसर बात करनी है लेकिन थोड़ा सा जो है ना अहम मौजू है। फरमाइए सर, फरमाइए। मेरी फैमिली सर फंसी हुई थी, ठीक है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कब गए थे? लेकिन वो जुमे को गए थे, तो जुमे की रात उन्होंने वहां पे गुजारी। बच्चे भी थे साथ और भाई थे मेरे। जी जी। तो लेकिन यह कि हफ्ते को अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गए। बच्चों को उन्होंने लोकल गाड़ी पे भेज दिया क्योंकि दरख्त टूटे हुए थे और फिर वो शाम तक भाई भी वापस आ गए। लेकिन मैंने बात करनी है कि एक वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और वो मुसलसल टीवी के ऊपर चल रही है। 5-6 न्यूज चैनल है उनके ऊपर भी चल चुकी है, सोशल मीडिया वहाँ भी चल चुकी है। कौन सी वीडियो? ASI नवीद साहब के बारे में, जिनकी वो डेथ होगी अल्लाह पाक। हाँ जी, जो थाना कोसार में तैनात थे। जी। अच्छा, उनके साथ एक वीडियो चल रही है बच्चों की, जो गाड़ी में दिखाया गया है कि बच्चों के साथ को बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वापस जाना है या नहीं जाना। वो वीडियो मेरी है, वो ASI नवीद साहब। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, बात करना है तो मैं नंबर 3 दिन से ढूंढ रहा था, किसी न्यूज चैनल का मुझे मिला नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी बात लोगों तक पहुंच गई। तो वो चला दे कि वो वीडियो मेरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे बच्चे सब ठीक ठाक है, भाई मेरे वो सब ठीक है, उनका कोई इशू नहीं है, ऐसा तो मसला नहीं हुआ। तो जुमे को रश लग गया था वैसे वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे थे तो आप बता सकते हैं। रश तो मैं वहाँ पे नहीं था, मेरे भाई वहाँ पे थे, लेकिन हम उनके साथ राब्ता, पूरी रात राब्ता उनके साथ रहा है और नेक्स्ट डे भी राब्ता। उन्होंने क्या हालात बताए वहाँ के? हालात वहाँ पे काफी खराब थे, कोई मदद के लिए नहीं आया वहाँ पे, दरख्त गिरे हुए थे, रोड जाम थी, बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई हुई थी। ठीक है, सही है। शुक्रिया वकार हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब जरा आते हैं जी हुकूमत की गलती पर। इंतजामिया की दोबारा भी जरा बात करते हैं। ये जो चल रहे हैं, ये स्नो प्लोज हो गए इलेक्ट्रिक, या ये जो स्नो ब्लेड्स हो गए, या ये जो चलाने हैं, मेरे ख्याल में कि हमें ज़रा ये नंबर भी बता देना चाहिए कि कितने स्नो प्लोज, कितने इलेक्ट्रिक जो स्नो ब्लोअर्स हैं, ये सारे हमारे मरी की एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद हैं। गाड़ियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी डीसीओं को, एसीओं को मिल जाती हैं, उनके लिए बजट्स भी होते हैं, लेकिन इनके लिए बजट्स नहीं होते। जब आना होता है, इनके लिए खरीदारी करनी होती है तो वो भाई बजट तो लिमिटेड है। वो जो खड़ी हुई भी है उस पर जंग लग गया है, वो तो चलती नहीं है। जब सियाह आ रहे होते हैं किसी शहर में, किसी इलाके में एंटर कर रहे होते हैं जहाँ पर ऐसी बर्फबारी होती है, और ये कोई पहली दफा तो ज़्यादा इंतजाम होना चाहिए वहाँ पे, तो ये चीजें तो आपने पहले से की होती हैं और गाड़ियां आपकी रोड पे खड़ी नजर आ रही होती है कि कहीं बिल्कुल वो जैम हो तो आप इस चीज को चला के उस बर्फ को हटा दें। ये सिलसिला होता है। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट है उसने बजट्स प्रोवाइड करने हैं ना, बजट्स बथेरे होते हैं वैसे। मतलब मकसद कहने का ये है कि प्रायोरिटीज आर नॉट राइट, कि जो प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट्स को भी जो चेक करना होता है वो ये चेक करना होता है ना कि किस इलाके में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ये वो सारा काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर करेंगे। वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो लोगों का ये काम है कि वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। जब वो सब इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे तभी ये चीज़ हो सकेगी। अब गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं कह सकती कि चूंकि जो है वो बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो वो बात एक तरीके से ठीक भी है कि अगर भाई लाखों लोग किसी आपके घर में 5000 आदमी आ जाएंगे तो आप नहीं उनका इंतजाम कर सकेंगे, वो ठीक है, लेकिन प्रीएम्प्टिव मेजर्स बहुत ज़रूरी होते हैं।
आपको पता है कि ये मामलात हैं, ये आप टूरिज़्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो टूरिज़्म डेवलप करने में सबसे ज़्यादा वहाँ के जो इलाके के इंतजामात हैं उनको देखना सबसे अहम चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट का ये भी मुख्तलिफ जगहों पर लोग लिख रहे थे और रिपोर्ट्स में भी आ रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट का भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल मौजूद है। वो कहाँ है, क्या करता है, ये इसके बारे में भी हम जरा जानेंगे। हमारा जो नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है उसका भी तो बुनियादी काम ये है ना कि वो डिजास्टर्स की प्रीएम्प्टिव प्लानिंग करे। बिल्कुल। या फिर डिजास्टर के बाद वो आए कि हाँ डिजास्टर हो गया चलो अब हम जाग जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो वही बात है कि इसको तो सिर्फ आपने रोकना था। ये दिस वाज नॉट अ डिजास्टर, ये तो इट वाज अ डिजास्टर इन मेकिंग। अच्छा, फिर मरी के होटल्स उन्होंने तो खैर हद ही कर दी ना। वो अगर तो आप 40-40, 50-50 हज़ार रुपए लोगों से चार्ज करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, हम सब ने प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन इस कदर बेहिसी लोगों की। आज के मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि एक साहब ने कहा कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे, होटल वाले मुझे कमरा जो है वो 50,000 रुपए डिमांड कर रहे थे, मैंने अपनी बीवी के जेवर उनके पास रखवाए हैं और उसके बाद उन्होंने मुझे कमरे में जाने की और सोने की इजाजत दी है। अल्लाह अकबर। तो अब ये सोच लीजिए ये वो लोग। अब इसमें भी अगर आम आदमी ले रहा है, बहुत जरूरत से ज्यादा मुनाफाखोरी कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है, तो फिर वही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसने इन सारी रोकेंगे, उनकी कैपिंग करेंगे, तो उन्होंने कैपिंग करनी होती है। डीसी एसी इन सब लोगों को उधर होना चाहिए ऑन ग्राउंड के, वो पूछें भाई कौन से होटल कितना चार्ज कर रहे हैं। सेल होना चाहिए जहां पर बैठा हो एक बंदा हर वक्त 24 घंटे वहां पर एक बंदा बैठा हो, ड्यूटीज उसकी चेंज होती जाए और वो उसके पास लोग आके लिखवाएं कि भाई ये फलां होटल है, वो इतने का कमरा दे रहा है, तो वो फौरन उसके साथ जाए, वहां पर उसको इख्तियार मैक्सिमम रेट तय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलर्स हमारे साथ हैं जी, बिल्कुल। शाहिद साहब है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। मोहतरमा, ये जो वाकया हुआ है ना, ये जो बारी वाला वाकया हुआ है जी, ये हुकूमत की बेबसी का आलम है। जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, जो एनडीए जिसका आप जिक्र करें, एनडीए का जो बड़ा मिनिस्टर है उसे फिल फौर बरतरफ किया जाए। जो लोग फौत हो गए हैं उनको 8-8 लाख रुपया दे रहे हैं। किसी माँ का बेटा, किसी का भाई जो है वो 8 लाख में बिकता है। ये एक जुमा बाजार लगा हुआ है। इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। कोई इनके पास कोई चीज नहीं, इनके पास मैकेनिज्म कोई नहीं है। बस वो टीवी पे आके शो कर रहे थे, हमने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। कोई इनके पास कुछ भी नहीं है। ये लोगों का एक जुमा बाजार लगाया है, बस टीवी में आगे अपनी अपनी मुंह से राय दे रहे हैं। कोई इनके पास काम की कोई बात नहीं है इनके पास। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। शाहिद साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया। और कोई कॉलर है हमारे साथ? मोहम्मद नोमान साहब है जी सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नोमान साहब फरमाइए। सर बड़ा दुख हुआ है इस वाक़े का। अल्लाह पाक जो मर गए हैं उनके अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। तो दूसरा सर ये है कि जब इंतजामिया अलर्ट कर रही थी, महकमा मौसमियात भी अलर्ट कर रहा था जी, तो मेरा तो ये ख्याल है कि ऐसे वो वाक़े में ना ऐसे सिचुएशन में घर से कम ही निकलना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब ये तो कॉमन सेंस लोगों की है ना भाई। लेकिन नुमान साहब कितनी दफ़ा हमने देखा है कि मैंने, अवैस ने या आपने घर से निकलते हुए महकमा मौसमियात की ऐप खोली हो, कोई वेबसाइट पे गए हो, कभी हम करते हैं, हमने तो कभी नहीं किया। मैंने कभी नहीं किया। अपना कसूर भी तो है ना। तो इसलिए ये चीज़ भी आम आदमी पे नहीं डालनी चाहिए। खान साहब की भी एक ट्वीट थी, उन्होंने कहा कि लोगों को भी चेक करना चाहिए था वेदर कंडीशंस। मेरा तो उनसे भी ये सवाल है, लोग कहाँ वेदर कंडीशन चेक करें? आपका अभी तक ब्रांड पाकिस्तान तो लॉन्च नहीं हुआ, 3 साल गुजर गए हैं, आपने वो एक वेबसाइट तो ऑपरेशनल बनाई नहीं जहाँ पे अपडेटेड वहाँ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सारे टूरिज्म के इलाकों की। तो वो एक वेबसाइट तो लॉन्च हो नहीं सकी अभी तक। सारी चीजों का पता होता है हमारी आवाम को। टीवी पे जी सबको पता होता है। लेटेस्ट खबर तो नहीं आती। आधा मीडिया भी उधर तो पकोड़े ही बेच रहा था कि कितने पकोड़ों का बिजनेस हो गया, और मीडिया को भी पकोड़े नजर आ रहे थे बर्फबारी होते हुए। तो ये सिलसिला था, हम कहाँ देखें। देखिए सर, ये इस वाक़े में जब रमजान शरीफ आता है तो महंगाई बढ़ जाती है, हर चीज का रेट ऊपर हो जाते हैं। यही वजह थी कि अगर वहाँ लोग आ रहे हैं तो वो होटल मालकान 40-20 हज़ार के बजाय 7,000 रुपए में रेंट कर दिया उन्होंने। इतनी बेइज्जती, इतना लालच। बिल्कुल। किसी और दिनों में भी तो पैसा कमाया जा सकता है ना। बंदे मर रहे हैं, गाड़ियों में हैं, फंसे हुए हैं, उनको बजाय कोऑपरेट करने के बजाय उल्टा वो लालच करके इतने पैसे मांग रहे हैं। ये बहुत घटिया हरकत की है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नौमान साहब, वक्त दिया आपने। लोग तो ये कह रहे हैं वैसे लोग जो गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे, जो वहाँ के मकामी लोग। हाँ, ये मैं लोगों की बात करने जा रहा था। अब लोगों का क्या है, जो लोग जो वहाँ के हैं, मरी के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बड़े लोगों की मदद की, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जो आवाम है ना वही निकलती है फिर। और जब भी इस कौम ने के ऊपर कोई मसला आया है, आवाम बाहर निकली है और आवाम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, ये बात तय है। और हम इसके विटनेस हैं कि पाकिस्तान की आवाम
आवाम जब कोई सान्या होता है बाहर निकलती है और अपने भाइयों बहनों की मदद करती है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जिनके बारे में आप बता दें। बिल्कुल, वो ये था नाज़रीन कि मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्टिंग इस चीज़ की भी हुई है कि लोग जो गाड़ियों को धक्के भी लगा रहे थे, जो गाड़ियां फंसी हुई थी बर्फ में, उस चीज़ के लिए भी लोग पैसे मांग रहे थे कि हम आपकी गाड़ी को धक्का लगाएंगे, धक्का लगाए, अब इसके आप हमें मुआवजा दें। तो ये भी सिलसिला हो रहा था। हमारे साथ मिसेस खान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मिस खान। देखिए जी, शिफा रुवैस, मेरा जरा बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त। जी जी फरमाइए। सिचुएशन व्हिच वी हैव विटनेस्ड वेरी ट्रॉमेटिक एंड वेरी ट्रेजिक। द पॉइंट इज के जो चीज इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हमारी जो एक ओवरऑल नेगेटिविटी है दैट हैज बीन वेरी वेरी हाईलाइटेड, बी द गवर्नमेंट, बी द ऑपोजिशन, बी द कॉमन मैन। ऑपोजिशन ने तो सियासत ही करनी है ना, बस वो तो उन्होंने बयान देने हैं। अगर थोड़ी सी क्लैरिटी दे देंगी तो लोगों को समझ में आएगा। नेगेटिविटी से क्या मुराद है? नेगेटिविटी से मुराद ये है कि द वे इट हैज बीन पोर्ट्रेट, किस तरह से हमने इसको लिया है। हमने सिर्फ मोस्टली 99% जो है इसको क्रिटिसिज्म, एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव करें आप। एंड हियर आई वुड लाइक टू से दैट मीडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट दिस पॉइंट। जी 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 बिल्कुल, अगली अब उस पर भी आ रहे हैं। हम सबकी गलतियां बता रहे हैं, मीडिया की बताएंगे, अपने गिरबान में जाकर बड़ा जरूरी होता है। और प्रोबेबली वी आर गोइंग टू बी द ओनली वंस जो ये बात करेंगे, आपको इसके अलावा और कोई नजर भी नहीं आएगा कोई। वी ऑल एज अ नेशन, हमें अपना खुद भी एक अपना एहतसाब करना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और हम कोई हादसा जब होता है तो हम उसको भी एक तरह से कैश करने की कोशिश करते हैं एट आवर ओन एंड्स, कि हम इससे क्या गेन कर सकते हैं। एंड दिस इज सो डिस्टर्बिंग, चाहे वो PMIK हो, चाहे वो हमारे अपोजिशन लीडर्स हो, और अगर कोई चीज नजर आती है थोड़ी सी पॉजिटिव, दैट इज आर्मी। आई एम नॉट फ्रॉम एन आर्मी फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही है, लेकिन जो है वो तो है ना, वो तो मतलब जो बात सच है वो तो है। मतलब आर्मी को यू कांट डिनाई। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि बस हर वक्त बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन फिर बुलाते भी उन्हीं को है मदद के लिए। एक कंप्लेनिंग कल्चर है हमारा। जी हाँ, बिकॉज आई एम एन ओल्डी, I am a 60+ lady. I am an oldie. So I am really disturbed by whatever is going on in this. And please, media, you are required to play a very positive role. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिसेस खान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जो आप फील कर रही हैं। और एक और चीज हमारी भी फीलिंग है, हम सब अपने अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं ये भी हमें सोचना है ना। मतलब आप 60+ हैं तो आपका एक बहुत तजर्बा है, और उस तजर्बे को आपने इस्तेमाल करना है और इस मुल्क के लोगों को मोबिलाइज करना है किसी न किसी तरीके से। अपना एक छोटा सा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तो होता है, उसके साथ मिलकर काम करना है। मीडिया की गलती बताएं जी, आप तो एक्सपर्ट है मीडिया की, बताएं। हम नाचीज छोटे से मतलब कम इल्म किस्म के लोग हैं हम, लेकिन जो चीज़ हम देखते थे नाजरीन, एक ज़माने में जब मैं छोटी थी, अवैस छोटा था, आप सब छोटे थे, आपको याद होगा टीवी पे पब्लिक सर्विस मैसेजेस चला करते थे कि भाई गैस का हीटर ऑन करके सोना नहीं है, पीछे से वॉल्व बंद करके सोना है। मतलब हम ये चीज़ें सुना करते थे। इस मरतबा सर्दियाँ शुरू हुई, आप में से कितने लोगों ने देखा? इसके ऊपर क्लिप हम ये डालेंगे सोशल मीडिया पे, आप नीचे लिखकर बताइए अगर आप लोगों ने कहीं देखा है तो मैं अपनी कोताही भी मानती हूँ, मुझे नजर नहीं आया होगा, लेकिन कितने लोगों ने ये चीज़ देखी है कि इस किस्म के पब्लिक सर्विस मैसेजेस हमारे न्यूज़ चैनल्स पर चले हैं? बिल्कुल, कुछ भी नहीं कहा होता है। पब्लिक सर्विस मैसेजेस का जो हमारे यहाँ पे रिवाज है वो भी बहुत मरतबा पेड पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं। लेकिन बहरहाल मीडिया का काम क्या है कि मीडिया लोगों को एजुकेट करे, इन्फॉर्म करे, एंटरटेन करे। ये तीन चीज़ें पढ़ते हैं जब हम मीडिया पढ़ते हैं लोग, ठीक है? तो वो एजुकेशन कहाँ है? और वो जो एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है। अब जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो मीडिया ने ही आपको बताना है ना कि कौन सा आप पानी पिए, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिए, क्या करें, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो हमें ये भी बताएं किस तरह पहनना है, क्या स्टाइल अपनाने हैं, कौन सा ड्रामा देखना है, ये सब मीडिया ही बता रहा है। तो भाई इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें हम, और जब हमें पता है कि इस तरह के हालात होते हैं तो हमें ज़्यादा बताना चाहिए। अच्छा, बहुत कोशिशें नजर आती हैं, ऐसा नहीं है कुछ कोशिशें नहीं है, लेकिन ओवरऑल ज्यादा होना चाहिए। वहां से हो रही थी, मीडिया का काम इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो तो ऑन ग्राउंड वहां पर मौजूद होते हैं। जिस तरह इंतजामिया मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स भी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं, वो हाल देख रहे होते हैं वहां की इलाके का। लेकिन ये है कि हम भी फार साइटेड नहीं सोचते, हम भी उसी वक्त का वक्तन सोचते हैं भाई बर्फबारी हो रही है तो पकौड़े बड़े अच्छे लगेंगे, चाय भी होनी चाहिए, मसाला चाय, तंदूरी चाय, बस ये चल रहा था। आप मतलब अंदाजा लगाएंगे यही चलता रहा। और आखिर में पब्लिक जो अवाम है, हमारी अवाम, उसके बारे में अगर कोई बात करे ना तो फिर वो विक्टिम ब्लेमिंग वाला लफ्ज़ आजकल जो इजाद हो गया है कि अगर किसी को आप कॉमन सेंस की बात बताने की भी कोशिश करें तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये विक्टिम ब्लेमिंग हो गई। किसी को आप समझाने की कोशिश करें कि देखो यहाँ पर ख़तरा है मत जाओ, तो वो कहेगा कि नहीं जी ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हो गई। तो कुछ
0.0001% जो है वो हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से लोग अवॉइड कर सकते थे ये मामला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनसे मैं मिला हूँ, बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होगी, जो कहते हैं कि नहीं भाई इस तरह के मामलात में बड़ा रश हो जाता है, वहां पर मामलात होते हैं, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाते भाई, वो क्यों नहीं जाते? 14 अगस्त के दिन खास तौर पर मरी का रुख कोई नहीं करता। जो खास लोग समझते हैं, जो छड़े छांट वगैरह जाते हैं, वो तो जाते हैं शुगर मेले के लिए, लेकिन फैमिलीज जो हैं वो 14 अगस्त को मरी जाना अवॉइड करती हैं। क्यों नहीं जाती भाई? रश की वजह से और बहुत सारे हरासमेंट की वजह से। बस वो कोई शाज़ो नादिर लोग होते हैं जिनमें अकल आती है। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि जो खान साहब की ट्वीट थी उसमें ये चीज सही थी कि लोगों को ये चेक करना चाहिए। मेरा इनकार नहीं है इससे, लेकिन मैं इधर सिस्टम होने चाहिए चेक करने के, लेकिन सिस्टम को भी छोड़ें, मैं अपने तौर पे तो चेक कर सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों से यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखती कि लोग खुद से चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी अवेयरनेस का, एजुकेशन का वो मायार और वो लेवल अभी नहीं हमने अचीव किया। भाई सस्ती चीज लेनी होती है ना, तो फिर आप सारी दुनिया की मार्केटें घूम लेते हैं। आवाम को अपने फायदों का पता होता है। ऐसा मत कहें कि जी हम तो बिल्कुल नन्हे और हमें पता ही नहीं है। स्नोफॉल से लोग जज्बाती हो जाते हैं, पता नहीं वैसे क्या उसमें ऐसी बातें हैं कि वो जज्बाती हो जाते हैं, आपका बिल्कुल क्लाउडेड हो जाती है। इमोशनल होना और प्रैक्टिकल होना दो अलग अलग चीजें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर व्हिच इज व्हाई आई वोंट एक्सपेक्ट। और दूसरा ये भी कि इंतजामिया को ये भी चाहिए था कि जो ऐसी सिचुएशन में गाड़ियां एंटर हो रही हैं उनका भी आप एक मायार बनाएं कि जिस क्राइटेरिया के तहत उन गाड़ियों को एंटर करेंगे। चेंज, मुझे नहीं पता कितनी स्नो चेंज आपने देखी है कि टायरों पर बंधी हुई थी या उन्होंने कहा कि भाई चेंज रखो अपनी गाड़ी में, तब एंटर हो सकोगे। तो वो गाड़ी चलाने के तरीका कार से भी तो हमें वक्त, हमारी गाड़ी हमने ली है तो हमें पता होना चाहिए ना। अब ये आखिरी बात जो हम करें वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये 22 जो सैयाह हलाक हुए वहां पर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के भी उसमें वाकयात हैं बहुत सारे के गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जब मैंने पढ़ा तो गाड़ी के अंदर जब वो भर जाती है तो 1 मिनट और 24 सेकेंड ये है वो टोटल ड्यूरेशन टाइम जिसके अंदर जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर गैस इतनी भर जाती है और आपको रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं होता और आपकी हालत ऐसी होती है कि आप होता कि आप बटन दबा के शीशा, मुझे नहीं पता इसका। हाँ, ये मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है बाकायदा कि वो इतना क्विक आपका रिस्पांस आपको बिल्कुल वो माउफ कर देती है आपकी 1 मिनट एंड 24 सेकंड इज द टाइम के जिसके अंदर वो एक डेंजरस लेवल पर आ जाती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर क्या है कि गाड़ियों में वो लगा हुआ नहीं होता कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स डिटेक्टर। हमारे यहाँ तो खैर गाड़ियां जो बन रही हैं उसके अंदर वो क्या एयरबैग नहीं डालते, वो ऐसी फालतू चीजें कौन डाले। अब ऐसा अगर होती भी है तो एयरबैग खुलते भी नहीं है, ये भी मैंने कितने केसेस देखे हैं। कोई ऐसी फालतू चीजें कौन डाले, बाहर की गाड़ियों में होते हैं ये। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी गाड़ी में जमा हो जाती है, जो कि जाहिर है मौत जानलेवा है। हीटर चलाकर आप सोएं या गाड़ी के अंदर आप सोएं, गाड़ी स्टार्ट है और गाड़ी जो है उसके अंदर फ्रेश एयर नहीं आ रही है, 2 बटन होते हैं गाड़ियों में, एग्जॉस्ट पीछे ब्लॉक हो जाता है। बता दूं, खुदा का वास्ता है, जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं ना, वो 2 बटन गाड़ी में 2 बड़े खास बटन लगे हुए, उनको देख लीजिए, उसकी तस्वीर दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कि उन बटनों का काम क्या है। एक बटन जो होता है रिसर्कुलेशन का मैकेनिज्म कहलाता है, ये गाड़ी का करके बना हुआ होता है। ये इस बटन का मतलब है कि गाड़ी के अंदर की हवा गाड़ी के अंदर सर्कुलेट करती रहेगी। अगर ये दबा हुआ होगा, जी बिल्कुल, अगर आपने इसको दबा हुआ है, इसको ऑन किया हुआ है, गर्मियों में ये बड़ा काम आता है क्योंकि अंदर की हवा अंदर सर्कुलेट होती रहती है। एसी जो है आपका उसी हवा को बार बार और आमतौर पर धुएं गर्द को वो अंदर आने नहीं देता। बिल्कुल, आम दिनों में एलर्जी वगैरह होती है तो उससे आप बच जाते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर ठीक है, अच्छी बात है। आप लेकिन जब आप किसी ऐसी सूरत हाल में हो तो आपको बाहर की फ्रेश एयर चाहिए। ये जो बटन है इसको ऑफ करें और दूसरा जो बटन है वो दिखाएं जी। ये जो दूसरा बटन है ये वाला जो बटन है वो तो खैर ये दोबारा आपने वही बटन दिखा दिया, ये इनर सर्कुलेशन वाला बटन है। एक वो दूसरा बटन है जिसमें से बाहर से हवा आती है, वो बटन इस वक्त जो है वो हमारी टीम को ये वाला नहीं मिल रहा। नहीं, ये सारे वही बटन है जो कि जिसके अंदर आपको इनर जो हवा है वो, एक और बटन है जिसके अंदर बाहर से हवा आती हुई दिखाई देती है। वो बटन आप दबाएंगे तो बाहर की जो सर्कुलेशन है हवा की, बाहर से हवा आएगी। ये वाला बटन बिल्कुल, ये बाहर से हवा अंदर आ रही है। इस बटन को दबाएं ताकि जो है वो बाहर की हवा अंदर आए। और अगर आपके बाहर से जो है वो हवा नहीं आ सक रही, बर्फ की वजह से वो ब्लॉक हो गया है एग्जॉस्ट या जो भी है सारा, तो आपको थोड़ा सा जो है वो शीशा खोल दें ताकि वो जो गाड़ी है उसके अंदर हवा आती रहे। बिल्कुल। और आखिरी बात नाज़रीन यहाँ कहकर हम वाइंड अप करेंगे ये सेगमेंट के, क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म के एक्सट्रीम वेदर्स या एक्सट्रीम विंटर्स भी कभी कभी आते हैं, हर साल नहीं होते हैं। और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा लोगों का जमे गफीर भी हर साल नहीं जाता, इसी साल बहुत ज़्यादा हो गया था। लोगों को भी खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जब आप अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज़ को लेके जा रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले है कि आप अपने आप को अवेयर करें कि आपने करना क्या है इमरजेंसी सिचुएशंस में। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी की ट्रेनिंग, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने इतने एक्सट्रीम विंटर्स नहीं देखे कि जहाँ पर कनाडा की तरह -35 में भी लोग अपनी ज़िंदगी बहाल रखे हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ और इस तरह हमें नहीं पता था कि इसको हैंडल कैसे करना है। सो एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। साने हैं मरी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सदाकत साहब, ये जो सानेहा है, सारी कौम जो है वो इसके हवाले से तबसरे कर रही है, बात कर रही है, हुकूमत भी नोटिस ले रही है और अब सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप बताइए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और अब होने क्या जा रहा है? सबसे पहले जी बहुत अफसोसनाक और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये हादसा है और इसको ज़्यादा ये हादसा है और बाकी चीज़ें भी इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकते कि जी किसी का कसूर नहीं है। एक ही बड़ी गलती है कि इतने ज़्यादा लोगों को एंटर होने की इजाज़त दी गई, शायद लेट रिस्पांस आया, लोगों की जो तवक्कुआत थी उससे इससे कम थी और ज़्यादा लोग आ गए। इंतजामिया ने 6 बजे के बाद रोका, लेकिन वो लोग उस वक्त तक बहुत लोग जा चुके थे। ये वाकया जो हुआ ये मरी से हट के नथिया गली की तरफ जो रोड जाती है, जीका गली से बाड़िया तक पंजाब का एरिया है, लेकिन ये रोड जाती है नथिया गली। ये तमाम वाकयात उसके उधर हुए हैं और वाकया इस तरह हुआ कि ये स्नो स्टॉर्म था, ये बर्फानी तूफान आया और उस तूफान की वजह से दरख्त गिरे, 16 दरख्त गिरे बड़े सड़क पे और तकरीबन कोई खंबे भी कोई इसी तादाद में गिरे, जिससे सड़क बंद हो गई और फिसलन की वजह से गाड़ियां एक जगह पे ब्लॉक हो गई। जितनी मशीनरी थी वो एक जगह पे थी और वो आगे मूव नहीं कर सकती थी, बिकॉज सड़क एक है, ऊपर भी जंगल नीचे भी जंगल और दरमियान में 800-900 गाड़ी फंसी हुई है और जो जो लोग निकलना चाहते थे वो निकल गए। जिन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो गाड़ियों में रहेंगे और उन्हें गाड़ियों में हीटर चला के रखे, उसमें 5-6 गाड़ियों में ये हादसा हुए। अदरवाइज किसी और आदमी कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ। मकामी लोगों ने, जहां आप शिकवा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसे लिए, वहां में स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, लोगों ने लोगों को निकाल के अपने घरों में रखा, 2-2 दिन और आपके पास विजुअल्स होंगे, लोग बेचे लेके आए, लोगों से गाड़ियों से निकाला। लेकिन बदकिस्मती से हादसात उन लोगों के साथ हुए जिन्होंने गाड़ियों में ठहरने को प्रेफर किया और इंतजामिया की एक्सेस नहीं हो सकती थी, कोई एयर सपोर्ट नहीं हो सकती थी क्योंकि बर्फबारी में जहाज हेलीकॉप्टर नहीं चलते, और इसके अलावा ग्राउंड पे जितना 111, 122 का अमला था वो उन लोगों की मदद तो करता रहा जो निकल के बाहर आते रहे, लेकिन जो लोग गाड़ियों के अंदर थे, किसी को शायद ये सेंस नहीं थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फिनोमेना है उसने ये डेथ कॉज की। अदरवाइज कोई तकलीफ में, कोई ठिठर के उस तरह का वाकया नहीं हुआ। लेकिन इतना अफसोसनाक वाकया है कि इसको डिफेंड करने का भी दिल नहीं करता कि इतने जब लोगों के प्यारे चले जाएं तो आपका फिर वो एहसास। सदाकत साहब, आप लोगों की गवर्नमेंट ने उस तरह से डिफेंड उसको नहीं किया, मतलब ये बात हम मान रहे हैं, आपने भी अभी हमारे प्रोग्राम पे ये बात की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने कहा इंतजामिया उधर पहुंच नहीं सकती थी, जाहिर है अगर ह्यूमन एक्सेस से कोई जगह बाहर हो जाएगी तो वहां कैसे पहुंचेगी मदद भी, लेकिन फिर वो फौज कैसे पहुंच गई उन जगहों पर? नहीं, जब इसका हमें सुबह सवेरे अलर्ट आया तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से और वहां पे जो आर्मी के हमारे सरबराह हैं जनरल साहब, उनसे मेरी खुद बात हुई तो वो पर ये किया कि फौज के दस्ते, क्योंकि मैं आपको शफा समझाऊं कि रोड के साइड पे 3 फुट की बर्फ है और जब मशीन निकाली है रोड क्लियर करने के लिए तो उसे भी साइडों पे ही फेंका है, तो 5-5 फुट जो है वो अगर बर्फ पड़ जाए तो चल नहीं सकता एक आम एवरेज हाइट का आदमी। तो फौज की जाहिर है वो ट्रेंड है, उनके पास वो बूट्स होते हैं, वो जिसके तहत वो फौजी जवान चल के वहां पे गए और फिर वो दरख्त भी काटे गए, फिर वो जो कटिंग टूल से वो भी लेकर गए। लेकिन एक थोड़े से टाइम में, पिछले 25 साल में इतनी इकट्ठी स्नोफॉल का भी कोई एक्सपीरियंस है। जो इंतजामिया है वो एक एवरेज रूटीन के मामले के लिए तो तैयार थी, क्योंकि नॉर्मली होता है कि 4 इंच 6 इंच बर्फ पड़ती है, वो पिघल जाती है, कुछ देर के लिए गाड़ियां फंसती हैं, एक फन होता है, शुगल होता है, लोग उसमें सेल्फीज बनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक तो रात का लेट का टाइम था, एक दिन पहले यानी आधा दिन पहले से बिजली खत्म हो गई थी, बिकॉज वो जब तारों पे बर्फ पड़ती है तो बिजली को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, हादसात की वजह से खंभे गिर गए थे, तो एक लिहाज से एक आफत। अच्छा सर, क्या ये हो सकता है, मुझे बता सकते हैं कि जो मरी की इंतजामिया है उसके पास कितना एडिक्वेट इक्विपमेंट मौजूद है जो इस तरह के मामलात हैं उनसे डील करने के लिए, या अभी और चीज़ों की ज़रूरत है? क्योंकि चले अनप्रेसिडेंटेड कोई चीज़ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वैसे वो कितनी इक्विप्ड है मरी की इंतजामिया? देखिए, मैं कहूं कि सारा कुछ इक्विप्ड है गलत है, एक एवरेज लेवल के लिए इक्विप्ड है, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह का टूरिस्ट एक ज्यादा आ रहा है, हमें बहुत ज्यादा इसको मॉडर्न लाइंस पे करने की जरूरत है। हमने एक कोसार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है जिसका कानून 15 जनवरी के बाद वो आ जाएगा और उसके तहत एक टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी को डाल के इसको सारे
जदीद एक पैटर्न पे इसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और मैं इस हद तक समझता हूँ कि हुकूमत ने, हमारी ने भी कोई बहुत बड़ा अभी तक काम नहीं किया कि हमें इसको मॉडर्न लाइंस पे इसको तरतीब दें। और खासकर जो हमारे यहाँ एक सेंस है कि सिक्योरिटी के हवाले से हम, सेफ्टी के हवाले से हम कुछ भी नहीं करते, वो बदकिस्मती से वो है कि हमें इसके हाईएस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ नहीं है। और शायद जो होटल्स हैं जो कि 40-50 हज़ार चार्ज कर रहे थे, ऐसा निजाम नहीं है कम्युनिकेशन का। अगर बिजली बंद हो जाए तो वो चीजें बंद हो जाती हैं, कोई उनको एक वायरलेस सिस्टम उनके पास होना चाहिए ताकि लोगों को आगे पीछे से मालूमात जो जहां गया वहां स्टकअप हो गया। होटल्स जो 40-50 हज़ार रुपए चार्ज कर रहे थे, उनको रोकने का कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म है कि वो एक कैपिंग हो कि जी इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते? बिल्कुल, ये लाइन है हमने पहले से लिखी हुई है कि एक बॉटम लिमिट और एक अपर लिमिट, कम से कम अपर लिमिट डिसाइड कर लेंगे कि होटल की कैटेगराइजेशन है ABCD, उनको हम अपर लिमिट लगाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें इन्फोर्स होने के लिए एक मजबूत इदारे की जरूरत थी। एक असिस्टेंट कमिश्नर के ये बस की बात नहीं थी, वो इदारा बदकिस्मती से ये वाकया हो गया, वरना इससे पहले वो 15 जनवरी से लॉन्च होने जा रहा था। अब कम से कम ये कर दिया है। अगर कोई ज्यादा चार्ज करेगा तो फिर उसके साथ क्या होगा? नहीं देखिए शिफा, उसके लिए सबसे पहले तो जो आपका एडवेंचर टूरिज्म के जितने SOPs हैं वो लागू हो जाएंगे, और फूड जो इंडस्ट्री है और जो फूड का जो है उनको भी क्वालिटी, उसकी हाइजीन और उसकी प्राइसिंग का भी एक हम कैपिंग करेंगे। और इसी तरह जो होटल्स हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में, यानी तकरीबन आपको अंदाजा नहीं है कि 2-3 किलोमीटर में 3,500-4 हज़ार होटल्स और मोटेल्स और रेस्ट हाउसेज हैं, उनको बिल्कुल रेगुलेट करेंगे और उनका शिकायत पे फौरी तौर पे उनके जुर्माने या उनके लाइसेंस कैंसिलेशन के हद तक हमने सारी कानून साजी कर ली है। लेकिन बदकिस्मती से आज वो बात करना ऐसे ही है जैसे रोए क्या गिरे हुए दूध पे रोना। अब ये नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन आइंदा के लिए तो मैं पूरी तरह मेक श्योर हम मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर और उनको ये करके तो टॉप लेवल पे इंशाल्लाह हम वो एक सजेशन है। बाहर की दुनिया में ये होता है कि रेस्टोरेंट्स या होटल्स की रैंकिंग रेटिंग होती है, 5 स्टार्स लगे होते हैं उनके दरवाजे पे। आवाम को पता है कि इसको उस अथॉरिटी ने जो वो अलॉट कर रही होती है उसको इस बुनियाद पर उनके स्टैंडर्ड्स हैं, खाने का स्टैंडर्ड, हाइजीन का स्टैंडर्ड, रेट्स का स्टैंडर्ड, और उसके मुताबिक उनको स्टार रेटिंग दी जाती है। जो 5 स्टार रेटिंग हो या 4 स्टार हो, लोग उधर जाते हैं, 3 स्टार 2 स्टार पे नहीं जाते। तो ये रेटिंग का सिस्टम भी आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कहिए कि ये भी लागू करें मरी में हमारे टूरिज्म के हवाले से। कैटेगरी ABCD की मैंने बात की, बिल्कुल आपका ये मशवरा बिल्कुल ठीक है। और एक और हम नई चीज लेके आ रहे हैं, IG से मेरी बात होगी है कि हम एक टूरिज्म पीस फोर्स ला रहे हैं। तो जो वो लोग जो पुलिस होगी, लेकिन वो टूरिज्म पुलिस होगी, वो टूरिस्ट पुलिस होगी, वो सिर्फ मदद करने के लिए, लोगों को गाड़ियों को धक्का लेने के लिए, अगर किसी को गाड़ियों के लिए चेंज चाहिए वो फ्राहम करने के लिए ये हम पूरा मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। लेकिन अफसोस से, बदकिस्मती से ये हादसा ऐसा हो गया कि जिसको हम एक लिहाज से फोरकास्ट नहीं कर सके, या शायद इसके लिए हम उस तरह वेल इक्विप्ड नहीं थे। अगर कोई फंस जाए तो उसको पहुंचने के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। और ये समझे कि ये कुदरती आफत भी है, और लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है इसको ज्यादा कुदरती आफत समझे। एज सच कोई एक छोटी सी तहसील, इतना बड़ा उसके पास इक्विपमेंट नहीं हो सकता कि जो एरियल जाके सपोर्ट करे। कलेक्टिवली सीखने की जरूरत है बहुत कुछ, हुकूमत को भी, आवाम को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। साना मरी के हवाले से हम बात कर रहे थे और हम ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस तरह के वाक़यात से बचा जा सकता है, और अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो उसको रोकने के लिए हम पहले से क्या प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है कि ऐसे वाक़यात और इस तरह की जो सूरत हाल आने वाली है उसको हम चेक कर लें और टाइमली हम अपने आप को भी बचा सकें और इस तरह के सानियात को प्रिवेंट कर सकें। तो ये सारी बात जो है हमने टेक्नोलॉजी के हवाले से अब इस सेगमेंट में करनी है। हमारे साथ मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे मददगार साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब, सानहा सारी कौम को पता है क्या हुआ, क्यों हुआ, जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, ब्लेम गेम हर तरफ चल रहा है, लेकिन अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें, टेक्नोलॉजी क्या हेल्प कर सकती है इस सूरत हाल में? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी लाइक मैनी अदर सेक्टर्स, ऑफ कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, बल्कि समथिंग कॉल्ड डिजास्टर टेक, D-Tech कहते हैं उसे, क्योंकि बड़ा फोकस्ड एरिया है कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट टू नेचुरल डिजास्टर्स।
अब सबसे पहले तो इसमें डिजास्टर्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं बेसिकली, कि जितना जल्द आपको पता चले उतना आप प्रोएक्टिवली अपने आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर अ रिस्पॉन्स। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का दौर है, और मौसमी तगय्युरात जो मौसमी चेंजेस आ रही हैं, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स आप इस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो सारा जो हमारे पास वेदर का डेटा आता है weather.com से या गूगल वेदर से या वहाँ से, वो सारा डेटा हमारे पास है, हमने कोई इन्वेंट तो नहीं करना ना कोई चीज़। एब्सोल्युटली, आप टोल प्लाजास के पास सारा डेटा मौजूद है जी, आपके पास जो डेटा आता है वेदर स्टेशन से, आपने सिर्फ उसे चर्न करना है। हाँ, और उसमें ज़्यादा आपको कोई एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप वो डेटा लें, उसे चर्न करें, और वो सॉल्यूशंस आपको खुद बताएंगे टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि इस तरह का इवेंट होने वाला है। अब ये तो वो इंतजामिया को या एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे सो दैट दे कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट डेटा। एब्सोल्युटली। अब आम आदमी को कैसे इस डेटा से हम इंफॉर्मेशन फराहम कर सकते हैं कि भाई उसको भी पता चले कि उसने इस जर्नी पे इस रोड से निकलना है, वो रोड बंद है, भाई वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, स्नो स्टॉर्म आई हुई है वगैरह वगैरह। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो सानहात हैं ना, यू लर्न देम द हार्ड वे। ये कहना कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकें, तो पूरी दुनिया में होते इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली। हाइपोथर्मिया से लोग यूएस में आई थिंक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर जो सयाह हैं। तो किसी को ब्लेम करना, आई थिंक दैट्स नॉट गोना बी राइट। लेकिन बैक टू द पॉइंट, ये जो डेटा है इसे हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत है टू द अथॉरिटीज़। आप सोचें जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके ऑफिसेज़ के अंदर स्क्रीन्स के ऊपर हीट मैप्स क्रिएट हो सकते हैं कि पाकिस्तान के पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ में आपकी ट्रैफिक डेंसिटी क्या है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। और फिर शिफा, जो आपका क्वेश्चन था कि इसे एक आम आदमी तक कैसे कम्युनिकेट किया जाए, तो दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल। मोटरवे पे अक्सर आप ट्रैवल करते हैं तो आप उससे पहले नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की ऐप पे जाके आप फॉग चेक कर लेते हैं, और फॉग की वजह से वो बंद भी कर देते हैं वो रास्ते, या वहाँ पर स्क्रीन्स लगी हुई है, बिलबोर्ड्स, वो लिखा हुआ आ रहा होता है मोटरवेज क्लोज्ड। जी एग्जैक्टली। सो इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी। अभी ये हमारा एक इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ वेरी सैड, लेकिन इसकी रोशनी में हमने आइंदा आने वाले दिनों में क्या ऐसे इक़दामात करने हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हम मैनेज कर सकें। तो अवेयरनेस इज़ अ बिग एलिमेंट और टेक्नोलॉजी इज़ अनदर। अच्छा, एक चीज़ जो कि आप जब बात करते हैं कि जी 1 लाख गाड़ियाँ एक जगह पर चले गई या 10 लाख सयाह चले गए, इतने चले गए, ये मैकेनिज्म कितना आसान है बनाना कि अगर कोई टोल प्लाजा या कोई एक सड़क जो कि उस तरफ जा रही है उसके ऊपर स्कैनर लगे हुए हों, डिजिटली स्कैन हो रही हों गाड़ियाँ, और आपको नंबर पता लग जाए कितनी गाड़ियाँ अंदर गई हैं, कितनी गाड़ियाँ बाहर आई हैं, आपके पास टोटल कैपेसिटी मैप हुई भी हो कि मरी में फॉर एग्जांपल 10,000 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं जा सकती, तो 10,000 गाड़ियाँ जब हो जाए तो उसके बाद रास्ता बंद हो जाए ऑटोमेटिकली, और उसके बाद जब गाड़ियाँ निकलती रहें, जितनी निकली हैं उतनी अंदर जाती रहें। ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है क्रिएट करना? आपने सोल्यूशन बड़ा ब्यूटीफुली खुद ही कंस्ट्रक्ट कर दिया ऑनेस्टली। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, दिस इज इट, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव। ओके, आप इसे वीडियो एनालिटिक्स बेस कर सकते हैं, लेट्स से कैमरास लगा के। अब कैमरा आपको ये भी बता देगा कि ये गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ये ट्रक है, ये लॉरी है, इसमें कितने बंदे बैठे हुए हैं, इसके कितने एक्सल हैं, किस टाइम ऑफ द डे में आई है। दूसरा RFID बेस्ड, आई मीन बेतहाशा इस तरह की टेक्नोलॉजी, M टैग्स लगे हुए हैं, M टैग्स जो है वो RFID बेस्ड है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इनफ्लो और आउटफ्लो का पता हो। जैसे ये डिजास्टर, वन ऑफ द रीजंस इट्स ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्योंकि enormous number of cars went into a town beyond its capacity. ऐसा ही है। तो वो चीज़ बड़ा easily manage की जा सकती है using automatic tolling solutions, और उस पे आपको किसी सुपरवाइजर या स्टाफ की भी जरूरत नहीं है। इट कैन ऑल बी अनमैन्ड इट कैन बी कंडक्टेड इन अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड मैनर। गाड़ी आई है, ऑटोमेटिकली बैरियर खुला है, आपका चार्ज हुआ है व्हाटएवर 10, 20, 30, 100 रुपीज़ चार्ज हुआ है थ्रू मोबाइल वॉलेट, और गाड़ी चली गई। तो इस तरह ये अगर कोई बंदा भी बैठा हुआ है तो भी ये गाड़ियों की स्कैनिंग और काउंटिंग तो कोई मसला नहीं है ना, मैं सिर्फ इस चीज़ की तरफ जा रहा हूँ। जी जी एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। बिल्कुल, तो ये एक सिंपल चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। अथॉरिटीज़ लाइक NLC या नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऑलरेडी रोड मैप्स पे हैं ये सोल्यूशंस, आई नो दैट, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेसी या आई मीन पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से उन प्रोजेक्ट्स को पार किया गया हुआ है फिर। लेकिन आई थिंक ये जो चीज़ें, इट्स अ स्लैप ऑन आवर रिस्ट, इट्स एन आई ओपनर कि वी शुड थिंक अबाउट
हाँ, स्पेशली जब हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान इज ओपन फॉर टूरिज्म, तो जब हम अपने पाकिस्तानियों को नहीं हैंडल कर सक रहे तो बाहर का बंदा आ गया तो उसको क्या करेंगे हम? आपने ये मैसेज नहीं देना लोगों को कि दुनिया में देखें ये तो पाकिस्तान के इतने पॉपुलर एरिया, मरी इज जस्ट 45 मिनट्स अवे फ्रॉम दी फेडरल कैपिटल, और अगर यहाँ पर लोग जाकर इस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, या वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि वहाँ पर होटल्स की कोई रेट्स हो, कैपिंग हो, तो ये तो एक मैसेज आप पाकिस्तान से बाहर वालों को दे रहे हैं, और इसको आपने बहुत सीरियसली सोचना है कि आप कैसे ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर टूरिज्म, और अगर आप ये मैसेज नहीं दे रहे तो फिर आपने इस पर कोई काम नहीं किया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच उमर, आपने वक्त निकाला और सोल्यूशन से हमें आगाह किया। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। मरी सानह के हवाले से बात हो रही है और उसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो ये है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है अपनी सेफ्टी के हवाले से, और ख़ास तौर पर जब हम सड़क पर निकलते हैं अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर, तो गाड़ी के हवाले से क्या सेफ्टी के ऐसे जो हम जिनको कहते हैं कि क्राइटेरियंस है जिनको कि हमें चेक करना चाहिए बिफोर वी सेट आउट ऑन सच जर्नीज़, कि जहाँ पर हमें ये अंदेशा हो कि हो सकता है स्नो स्टॉर्म आ जाए, बर्फबारी ज़्यादा हो जाए, हमें रास्ते में फंस जाएँ हम, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके बारे में सोचना ज़रूरी है। और फिर ऐसे हालात में कि जब आप किसी और से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि मरी में लोग तो जो गाड़ी को धक्का भी लगा रहे थे वो भी उसका मुआवजा मांग रहे थे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो आपकी अपनी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ नियाज मलिक साहब मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े ओहदों पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ फाइज रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि अपनी सेफ्टी के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज साहब। जी वालेकुम सलाम शिफा, कैसे हैं? वैस हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं नियाज साहब। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि रोड सेफ्टी के हवाले से हमें अपना ख्याल रखते हुए कौन कौन सी चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि अगर हम फैमिली के साथ बच्चों के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये चीज़ें ये बॉक्सेस हैं जिनको चेक करना चाहिए हमें। जी थैंक यू सो मच शिफा। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी, जैसे आपने कहा ना कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हमें खुद निभाना होगा, और चूंकि मैं एक्सीडेंट के बाद इस चीज़ से डायरेक्ट मुतासर हुआ हूँ, तो मैं आई होप करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है हमारा, इससे लोग कुछ चीज़ें, कुछ सबक हासिल कर पाएंगे। बर्फ़बारी में जो, स्पेशली जब हम मरी की बात करते हैं, तो बर्फ़बारी में जो ज़िम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाना जो है ना, वो बहुत अहम है और बहुत डिफरेंट है और बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें इस बात का एहसास करना होगा कि क्या हमारी गाड़ी में हर वो चीज़ मौजूद है, क्या हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से बर्फ़बारी में इक्विप्ड है चलाने के लिए, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टायर्स को चेक करें। और मैं टायर्स के ऊपर बाद में आऊँगा, और इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो फुल है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप स्टक हो जाते हैं और आपके पास पेट्रोल नहीं होता तो आप बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो एग्जॉस्ट पाइप है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसकी आपने थोड़ी देर पहले बात भी की, और इसके ऊपर बात भी डिटेल में हम कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब एग्जॉस्ट पाइप किसी वजह से बंद हो जाता है तो वापस गाड़ी के अंदर आनी शुरू हो जाती है, और 1 से 2 मिनट के अंदर वो उसका बहुत बड़ा असर हमारे दिमाग पे होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं और हम वो काम नहीं कर पाते जो हम सोच रहे होते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो बेसिकली सेंट्रल पिलर है किसी भी सियाहत का, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जहाँ पे सियाहत की बात करते हैं वहाँ पे जो रोड सेफ्टी का मैकेनिज़्म है और उसके साथ जो माहौलियाती निज़ाम जिसे इकोसिस्टम कहते हैं पाकिस्तान में, वो हम नहीं बना पाए, और यही वजह है कि जो हमारा बेसिकली अभी मामला भी हुआ है मरी में, वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सर वो जो इकोसिस्टम है किया कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो हमारे अपने शोल्डर जी, उस इकोसिस्टम को तो गवर्नमेंट ने बनाना है। अब जब तक वो गवर्नमेंट नहीं बना रही तो वो हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी तो होंगी ना, जो हमने पूरी करनी होगी। मतलब हमें हर चीज़ के बारे में, वैसे तो हमारे यहाँ पे आप बात कर लें किसी भी शख्स से, ऐसा लगता है वो हर चीज़ का एक्सपर्ट है, लेकिन जब सानेहा होता है कोई तो कहते हैं हमें क्या पता, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। ये भी तो हमारा एक मिजाज है। जी बिल्कुल यही बात है, और जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो ड्राइवर के ऊपर है, वो फैमिली के ऊपर है जो किसी भी वेकेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में बहुत अहम है कि आप गर्म कपड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आपको रखने बहुत ज़रूरी हैं, गर्म जूते रखने बहुत ज़रूरी हैं,
और गाड़ी के मामलात के बारे में जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं चंद थोड़ी सी टेक्निकल बातें करूँगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है किसी भी ड्राइवर को समझने के लिए, और वो ये हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाना एक साइंस है, और गाड़ी के जो टायर्स हैं उनका एक ट्रैक्शन रेडियस है। ट्रैक्शन रेडियस का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स पड़ रही है किसी भी बेसिकली टायर के ऊपर, वो 1G की फोर्स पड़ रही। जब आप रेन में चलना जानना शुरू हो जाते हैं तो वो जो फोर्स है वो 0.7G की शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब आप आइस में जाना शुरू हो जाते हैं तो वो जो फोर्स है 0.3 की होनी शुरू हो जाती है, और स्नो में 0.15G की फोर्स लगनी शुरू हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बर्फबारी में जो आपका कंट्रोल है किसी भी टायर के ऊपर, और ट्रैक्शन जो है टायर की जो मजबूती से ग्रिप करता है वो बेसिकली वो बहुत कम हो जाती। इसका मतलब ये है कि आपका जो डायरेक्ट कंट्रोल है गाड़ी में रहता नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप 30 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 30 फुट का चाहिए, लेकिन अगर आप वही जो डिस्टेंस है स्नो में चला रहे हैं तो आपको वो जो डिस्टेंस है वो 200 फुट का चाहिए। अब चूंकि हमारे बहुत से लोगों ने बर्फबारी में गाड़ी नहीं चलाई हुई, तो लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि कितना डिस्टेंस चाहिए होगा किसी भी स्टॉप करने के लिए गाड़ी को। अगर आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं बर्फबारी में और आप 30 मील की फी घंटा की रफ्तार से अगर गाड़ी को आप मोड़ रहे हैं तो आपको मिनिमम जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो कम से कम जो है 30 मीटर का डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप बर्फबारी में कर रहे हैं तो आपको जो अपनी रफ्तार है 30 मील से 8 मील के ऊपर करनी होगी। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी को रोक रहे हैं किसी भी वजह से, अगली गाड़ी और पिछली गाड़ी में, तो नॉर्मल कंडीशंस में जो आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है या जो रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 3 से 4 सेकंड का होता है, लेकिन बर्फबारी में वही रिएक्शन टाइम 10 से 12 सेकंड का हो जाता है। अब ये वो चंद चीजें हैं, आम सी चीजें जो हमें अपने लोगों को सिखानी होगी। इसी तरीके से गाड़ी की जो आपने गाड़ी को क्या सही तरीके से अपनी गाड़ी को फुली तरीके से देखा है। मिसाल के तौर पे रेडिएटर का जो पानी है और जो आपका विंडशील्ड है, विंडशील्ड वो है पानी जो आप अपनी जो आपकी स्क्रीन है या विंडो है उसके ऊपर मारते हैं, तो उसके में जो डी आइसिंग वाली जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि जब आप पानी की फुहार निकले तो ये ना हो कि वो फ्रीज हो जाए, जिसकी वजह से और इम्पैक्ट ये होता है कि आपका गाड़ी के एक्सीडेंट शुरू हो जाते हैं। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हमने खुद निभानी है, और बहुत से मामलात में जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो पर्सनल जिम्मेदारी है वो भी पूरी नहीं हो पाती। एक तो जैसे अवैस ने कहा ना कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट ने पूरी करनी, लेकिन जो रोड सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा अहम हमारी अपनी जिम्मेदारी, जो मैं टोटल पार्कों के साथ मिलकर, और मैं जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है इसके ऊपर मैं एक शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये जो शऊर बेदार करने के लिए हम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और गाड़ी को चलाते वक्त हमें गाड़ी को सीरियस लेना पड़ेगा। देखिए, आपके हाथ में चंद चीज़ें हैं, एक आपके हाथ में ब्रेक है, एक आपके हाथ में क्लच है, एक आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, और ये चंद चीज़ें अपने हाथ में रखते हुए हम समझते हैं कि शायद हम खुदा बन गए या हम उस्ताद बन गए गाड़ी के। बेसिकली गाड़ी हमारी उस्ताद है। मैंने तो अपने एक्सीडेंट के बाद ये देखा है, और गाड़ी को जो इज्जत चाहिए, जो वकार चाहिए उसको चलाने के लिए वो हमें अपने जहन में हर वक्त रखना होगा। अच्छा, उसके अंदर हमारा जो लाइसेंसिंग का मैकेनिज्म है उसको भी देखना पड़ेगा ना, कि हमारे यहाँ पे लाइसेंस किस तरह मिलते हैं। मतलब कराची में तो मैं ये बात जानता हूँ कि लाइसेंस लेना एक आसान काम है, और बहुत सारे मामलात ऐसे भी होते हैं कि आपको जाना भी नहीं पड़ता, टेस्ट भी नहीं देना पड़ता था, और पहले तो लाइसेंस बन जाता था। अब तो लाइसेंस ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि वो डिजिटली तस्वीर ले रहे होते हैं, तो जाना जरूरी है। लेकिन वो लाइसेंस लेना बड़ा अहम है, और उसके लिए जो टेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं वो हमारे यहाँ पे कितने फ्लॉड हैं। देखिए, हमारे पास अब जो है पुलिस इसके ऊपर मेहनत कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गाड़ी की जो डिफरेंट कंडीशंस में गाड़ी को चलाना, फॉर एग्जांपल अगर आप नारायण कागान की आपने बिगिनिंग में बात की, वहाँ पे लैंड स्लाइड्स होती हैं, वहाँ पे बारिशें होती हैं, उसमें गाड़ी को चलाना का जो तरीक़ाकार वो बहुत डिफरेंट है। जो बर्फ़बारी में गाड़ी की चलाने का तरीक़ाकार वो बहुत डिफरेंट है। बलूचिस्तान सहरा में गाड़ी को चलाने का तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट है। तो हमारी जो पुलिस है उसे ऑल इनकम्पसिंग किस्म का करिकुलम जो है तैयार करना होगा,
ताकि जो एक ड्राइवर है वो हर कंडीशंस में गाड़ी को चलाना सीख सके। अभी क्या हो रहा है कि हम बेसिकली हमारा बहुत सतही है ये करिकुलम। हाँ, बिल्कुल बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं, हमारी बड़ी बहुत सतही है, लेकिन ये है कि उन पर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नियाज मलिक साहब, आपने वक्त निकाला और उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट्स जो हम करते हैं, हम इसलिए नहीं करते कि हमें करने हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम भी उससे कुछ सीख सकें और आप लोगों के माइंड में भी ये हैमर होता रहे कि भाई सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी हिफाजत की आप पर खुद लागू होती है, बाद में हुकूमत आएगी, बाद में इंतजामिया आएगी, बाद में सारी चीजें आएंगी। वक्फे लेते और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। चेहरा सेहत का आकाश होता है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आंखें रूह का दरवाज़ा होती हैं। जब वो पैदा हुई तो उसकी आंखें रोशन थीं। फूल जैसे खिलते हुए चेहरे को देखकर किसे गुमान गुजर सकता था कि वो बीमार है। मारिया इशरत अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और उसकी पैदाइश के 3-4 माह के बाद उनके दादा जो क्वेटा में मुलाजमत करते थे वो कराची आए तो उसे देखकर कहा कि मारिया इतनी पीली कैसे हो गई है। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मारिया थैलेसीमिया की मर्ज में मुब्तला है। लेकिन मारिया इशरत अब डॉक्टर मारिया इशरत हैं। उन्होंने पीएचडी किया कराची यूनिवर्सिटी में, वो पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती है और उन्हें खून की ज़रूरत आज भी होती है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर मारिया इशरत दूसरों के लिए मिसाल हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज इनवाइट किया हम चैनल ने मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई और हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ जाती है। ज़रा आप अपनी स्टोरी तो हमारे नाजरीन को बताइए कि कैसे थैलेसीमिया की एक पेशेंट जिसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है, हर मरतबा उसे खून की तब्दीली करवानी पड़ती है और फिर भी वो एकेडमिक्स में इतना एक्सेल करती हैं, पीएचडी करती हैं और अब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रही हैं। जी, बात यह है कि मेरी ज़िंदगी की स्टोरी एक आम पर्सन की तरह ही है। नॉर्मल घराने में, मिडिल क्लास फैमिली बट एजुकेटेड फैमिली में मैंने आँख खोली। मैंने हमेशा से अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना कि देखो बीमार हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक नॉर्मल लड़की हो, अपने आप को नॉर्मल कंसिडर करो और तुम हर वो काम कर सकती हो जो कोई एक आम आदमी करता है। मैंने कभी भी अपनी बीमारी को अपने ऊपर सवार नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह यही एक वजह है कि डिसऑर्डर जो है बेसिकली इट्स अ डिसऑर्डर, थैलेसीमिया इज़ अ डिसऑर्डर नॉट अ डिजीज़। तो इस डिसऑर्डर के होते हुए भी मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करूं और अर्ली डेज से मेरे पेरेंट्स ने एजुकेट किया, यही कहा कि एजुकेशन हासिल करो, ये तालीमी है जो तुम्हें सबसे ऊपर ला सकती है। नॉर्मल तरीके से पढ़ा, एक एवरेज स्टूडेंट मैं कंसिडर करती थी अपने आप को और थी भी एक एवरेज स्टूडेंट, मगर अल्लाह ताला ने बस हाथ थामा और साथ दिया अल्लाह ने। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये एवरेज स्टूडेंट थी आप, ये आपकी बात मुझे मुनासिब नहीं लगी क्योंकि एवरेज स्टूडेंट कभी पीएचडी नहीं करता। और दूसरा ये कि जो लड़कियां होती हैं उनके तो 99 नंबर भी आए तो वो कहती हैं मज़ा नहीं आया भाई। हाँ। वो अपने आप को एवरेज ही कंसिडर कर रही होती है। मज़ा नहीं आया। अच्छा, मेरी तो मिसाल वो वाली है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो मैं तो इस पर भी खुश हो जाती कि अगर मैं जी, लेकिन सीखने का मराहिल था, शौक़ था पढ़ाई का, माहौल इस तरह का मिला और सीखना चाहा। मैं हमेशा अपने थैलेसीमिया के जो मेरे फेलोज़ हैं उनको मैं यही बात कहती हूँ कि तुम लोग जो हर वक्त देखिए अपनी बीमारी को हावी करके चलना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हो जाता है, आगे सरवाइव करना। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को स्टेबल करें। आप जब तक खुद स्टेबल नहीं कर सकते अपने आप को, आपको कोई भी फिर कुछ नहीं कर सकता। मतलब डॉक्टर साहब आपके लिए आगे फिर मसाइल नहीं होते। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपकी लाइफ जो है वो मतलब एक नॉर्मल लाइफ है, आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो आपकी नॉर्मल लाइफ में कब कब आप ब्लड के लिए इन्फ्यूजन के लिए जाती हैं, कब कितना आप फ्रीक्वेंटली उसके लिए जाती हैं, और ये सारा जो आपका प्रोसीजर होता है मेडिकल प्रोसीजर, ये कितना आपका नॉर्मल लाइफ इसको आप ट्रीट करती हैं, कैसे? जरा नॉर्मल लाइफ की रूटीन तो जरा अपनी बताएं।
जी देखें, थैलेसीमिया इज़ अ लाइफ स्टाइल, राइट। ये एक डिसऑर्डर तो है हमारे साथ, इसको एक लाइफ स्टाइल है। अब इसका ये है कि एवरी 15 डेज़ पे मुझे ट्रांसफ्यूजन होता है। जैसे मुझे जॉब पे जाना है, जॉब करनी है, अपने और नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, इसी तरीके से मैंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि मंथ में मुझे 2 टाइम्स जो है वो ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है। और मैं मेरा बुरहानी ब्लड बैंक जो ट्रांसफ्यूजन सेंटर है वहाँ पे मैं जाती हूँ, बहुत अच्छा इदारा है। और वहाँ पे एवरी 15 डेज़ पे जाके बस नॉर्मल तरीके से ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। और फिर बाकी अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मेरे डॉक्टर्स को बहुत क्रेडिट जाता है। डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी साहब का इस वक्त मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। डॉक्टर दुरैया हैं, उनको क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने हमेशा मुझे फर्स्ट डे से ही सिखाया, और मेरे पेरेंट्स ने, कि बिल्कुल अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से लेकर चलो, जो सिस्टम है। अच्छा, अब ये चीज़ आपने तो सीख ली कि कैसे अपनी लाइफ नॉर्मल करनी है आपने, लेकिन जो बाकी थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं वो इस नॉर्मल लाइफ की तरफ हमें कम नज़र आते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, वो कैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल बना सकते हैं? सबसे पहले जो है ना, ये जो बीमारी होती है ये सोच से होती है। बीमारी का जो ताल्लुक़ है वो सोच से है। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें, नॉर्मल रखें। दूसरा ये कि अगर हम फारिग जैसे बैठे रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो उसको जंग लग जाता है, पढ़ाई की तरफ आए। इसमें पेरेंट्स को भी मैं कहती हूँ, मैं पेरेंट्स को ये हमेशा बात करती हूँ कि देखो, बच्चों को बिल्कुल हाथों में लेकर मत चलो, ठीक है, उनके पीछे रहो। जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे हमेशा बैक सपोर्ट बन के रहे। आज भी आप देखें कि मैं कहीं भी होती हूँ, दुनिया के किसी कोने में भी हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे हैं, मेरी फैमिली मेरे पीछे, मेरे भाई बहन मेरे पीछे हैं। मेरे तीनों बहन भाई डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और तीनों मुझसे छोटे हैं, मगर हमेशा मतलब इस तरह मेरे बैक सपोर्ट बन के रहते हैं। फैमिली साथ रहे, मगर बच्चों को ये मत कराओ कि भाई तुम बीमार हो बैठ जाओ घर में, नहीं। उनको स्कूलिंग कराइए, प्रॉपर तरीके से स्कूलिंग उनकी बेस बनाइए। तालीम, एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक अ बैकबोन इन आवर लाइफ। मेडिकेशन कीजिए, एजुकेशन जब ज़िंदा रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना, मेडिकेशन भी प्रॉपर तरीके से कीजिए। और बच्चे को ये एहसास दिलाइए कि तुम उतने ही इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए जितने तुम्हारे और सही बहन भाई हैं, जितने तुम्हारे और सिबलिंग्स हैं उतने ही तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो बच्चे को ये एहसास मत दिलाइए कि तुम बीमार हो, बैठ जाओ एक किनारे, तुम कुछ कर नहीं सकते। आप हर काम कर सकते हैं। और ये बच्चे ट्रस्ट मी इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि आप ये आपके साथ सिंसियर हैं, आपके साथ हॉनेस्ट हैं, इतने सिंसियर फेलोज़ हैं। ये दुनिया के ये फेलोज़ हर काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मगर हमारे पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे फेलोज़ को। वरना अगर हम दुनिया के किसी और कोने में चले जाएं तो आप यकीन करें कि वो एक लेविश लाइफ गुजारते हैं। हमारी बदकिस्मती तो नहीं कहेंगे कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, खुशकिस्मती है, मगर अभी हमें उन तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल, माइंड की जो आपने बात की है ना, कि ये सब जहन में होता है, समझ सकते हैं। हम बिल्कुल समझ गए आपकी बात को, कि ये सारी बीमारी या जो भी आपकी कमजोरी है या कोई वीकनेस है, कोई हर्डल है वो जिंदगी की, वो आपके जहन में है। अगर तो आप जहन से मजबूत हैं तो फिर आपका जिस्म भी मजबूत हो जाता है। अगर आप जहन से कमजोर हैं, अपने आसाब आपके उस तरह से काबू में नहीं है, तो फिर आप जिस्मानी तौर पर भी वीक हो जाएंगे, चाहे जितने सेहतमंद क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, इसी नोट के साथ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं कुछ अपनी खूबसूरती की, और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना ये जो है ख़ुद से मोहब्बत का इजहार है। अगर आपका चेहरा, आपका जिस्म खूबसूरत है तो उससे जो है वो लगता है कि वाकई आपको अपनी केयर करने का एहसास है। और ये जो मिसाली जिस्म होता है या एक मिसाली चेहरा, उसके हुसूल के लिए बहुत सारे तरीके आजकल राइज हैं। उसमें जो 2-3 तरीके हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। उसमें एक चीज़ है फ़ैट फ्रीजिंग, दूसरी है जी नोज़ शेपिंग, और तीसरी है रीजेनरा। अब ये क्या चीज़ें हैं? और 5D एवेन्यू 5D, ये वो इदारा है जो कि इन तमाम मामलात को बखूबी देख रहा है और इंतहाई महारत से वहाँ पर ये तमाम प्रोसीजर्स किए जाते हैं। और इस इदारे के जो रूह रवां हैं जनाब साहिर लोधी साहब, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और डॉक्टर आप इनको जानते हैं? बिल्कुल, इनको कौन नहीं जानता। इनसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सीख कर
इस कुर्सी पर बैठे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप लोग? बहुत बहुत खुश आमदीद आप दोनों को। सबसे पहले तो वो हमारा फैन मोमेंट होता है, ये हम इस बात का इजहार कर दें कि दिस इज ये ऑफिशियली वैसे ये पेन ऑटोग्राफ प्लीज। सेल्फी का जमाना आ गया वैसे, लेकिन वैसे वो भी दौर क्या था, वैसे ऑटोग्राफ वाला भी क्या ही दौर था। तो ये हम ऑफिशियली इकरार कर रहे हैं कि दिस इज अ फैन मोमेंट फॉर अस सर। थैंक यू वेरी मच, honestly I am blessed and honored to be here. So this new venture, अच्छा वैसे तो आप लाइफ में डिफरेंट वेंचर्स ट्राई करते रहते हैं, एक के बाद दूसरा स्टेप और फिर उससे आगे। ये वेंचर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये स्टार्ट करने का कैसे ख्याल आया? We are 3 people in it. Okay. Myself, Dr. Saiba and Faisal, Dr. Saiba's husband. We've been family friends for past 10 years. अच्छा। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम तीनों की सोच एक ही है, हम एक ही सोच रखते हैं। मैंने हमेशा ये सुना है कि पाकिस्तान में अफोर्डेबल लग्जरी कोई चीज़ नहीं है, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। तो अफोर्डेबल लग्जरी वैसे कुछ है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए आप दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स ले लीजिए, सही है, और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को आपको कर्व करना होता है। जब आप अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कर्व करके आवाम को वो सर्विस देते हैं तो आई थिंक लोग उस पर रिलाई करते हैं। एंड हमारा वर्क जो है वो हमारी टेस्टिमनी है। सही है, बिल्कुल। मैंने कभी भी ये नहीं कहा आप जाके फेसबुक, और हम कोई कमेंट हाइड नहीं करते, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, इट्स ऑल ओपन। नो, इट्स ऑल ओपन, इट्स ऑल ओपन। मतलब किसी को पसंद आया है, वेल एंड गुड, नहीं पसंद आया वहीं पे तो भी यू आर ओपन टू। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ऑकवर्ड सी बात हो जाती है, बोस्टिंग सा लगता है, बट लेकिन अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल। हमारे यहाँ एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, एक शीट बनती है ट्वाइस अ वीक। अच्छा। मंडे को बनती है और फ्राइडे को बनती है, जिसके अंदर हम जो पेशेंट्स प्रोसीजर करवा के जाते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं। सही। एंड आई कैन शो यू दैट शीट और उनके कमेंट्स। हार्डली कभी ऐसा होता है that people are not satisfied. ये फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप भूल जाते हैं। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर का बड़ा किरदार है, जो भी प्रोसीजर होता है डॉक्टर ही का किरदार है बेसिकली। हम लोग तो सिर्फ फिलर्स हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब कोई पेशेंट आप लोगों के पास आता है और वो ये डिमांड करता है कि मुझे मिसाल के तौर पे नोज रीशेप करानी है या कोई और प्रोसीजर आप लोगों से मांगता है, आप लोगों का अब वैसे तो पाकिस्तान में कहते हैं सब हो जाएगा, आप बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे, जबरदस्त 100% रिजल्ट। एक वो अप्रोच थी हमारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से हमने सीखा तो हम इस अप्रोच की तरफ आए कि देखें ये 80% रिजल्ट्स हैं, कुछ दिनों में आएंगे या कुछ हफ्तों में आएंगे, आपको पता चलेगा। आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है, लोगों को किस तरह मुतमईन करते हैं एक प्रोसीजर से और फिर एक डॉक्टर्स का एटीट्यूड और उनकी तसल्ली हौसला, वो क्या क्या होता है आप? देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा बात करती हूँ कि कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक मैसेज करके ये पूछते हैं कि हमें अपनी नोज़ रीशेपिंग करवानी है और आप उसके चार्जेस बता दें, और फिर आप एक आई थिंक इसको मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही कहूँगी, फिर आप 10 जगह मैसेजेस करते हैं और आप पूछते हैं जी जहाँ चार्जेस कम है आप वहाँ पहुँच जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, किस किस्म की डॉक्टर की टेक्निक्स हैं। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह केसेस तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन लोगों के बिगड़े हुए केसेस भी ट्रीट किए हैं। अच्छा। फिर लोग कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं और फिर लोग ये समझते हैं कि शायद ये प्रोसीजर्स गलत हैं या ये नहीं करवाना चाहिए। देखिए, जब आप कंसल्टेशन लेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वो डॉक्टर कितना ऑथेंटिक है, आइदर कि वो MBBS डॉक्टर है या नहीं, उसके पास प्रॉपर एस्थेटिक की सर्टिफिकेशन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं, वरना तो हमारे यहाँ पे तो बड़ा एक एंड हमेशा हमारे पेज पे आप विजिट कर लें, एवेन्यू 5D का आप इंस्टाग्राम और फेसबुक विजिट करें, आप देखें वहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर्स आपको बेतहाशा मिलेंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, जो प्रोसीजर्स के बिफोर एंड आफ्टर जो कि हमारे अपने पेशेंट्स हैं, कोई गूगल पिक्चर्स नहीं है। हम इन तीनों प्रोसीजर्स को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं तो इन 3 प्रोसीजर्स पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। जनाब साहिल लोधी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं जो कि हमें बता रही हैं उन प्रोसीजर्स के हवाले से जो इनके अब नए इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है स्किन केयर और डर्मा के हवाले से, उसमें हुआ करेंगे। जी डॉक्टर आयशा, ये बताइए कि सबसे पहला प्रोसीजर रीजेनरा, जी उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि ये क्या प्रोसीजर है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील करता है। देखिए, इट्स बेसिकली अ माइक्रोग्राफ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसको हम कहते हैं कि आपके छोटे छोटे से स्मॉल डोनर एरिया से हम ग्राफ्ट्स लेते हैं। इट इज़ ऑल्टरनेटिव टू हेयर ट्रांसप्लांट। जिन भी लोगों को बालों का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो फैमिलियल हो, जेनेटिकली हो, आपके हेयर थिनिंग हो रही हो, फ्रंटल बॉल्डनेस हो जाती है, यहाँ से आपका क्राउन एरिया कम होने लगता है। फीमेल्स के अंदर स्पेशली बहुत इशूज़ हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ लोग हमारे पास आते हैं, वो लोग ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। ऑब्वियसली एक ट्रॉमा है, आपको
पूरा 9 मंथ्स के लिए एक तो कंप्लीट शेव कराना पड़ता है, फिर लोगों को पता चल जाता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया, फिर ऑब्वियसली इट्स सर्जरी तो उसका अपना डाउन टाइम भी है। जी बिल्कुल, डाउन टाइम भी है, प्लस उसका फेलियर रेट भी है। लेकिन माइक्रोग्राफ टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपके डोनर एरिया से हम स्टेम सेल्स लेते हैं और उसकी ख़ास कोन होती है, एक मशीन होती है, उसमें हम उसको प्लेस करते हैं। जब वो चलती है तो उसमें जो स्टेम सेल्स का लिक्विड है वो हमारे पास आ जाता है। वो हम यहाँ पे मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर से कहा जाता है, स्मॉल नीडल्स के थ्रू उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। इट्स अ 30-40 मिनट्स प्रोसीजर एंड आफ्टर 4 to 5 वीक्स आपको कंप्लीट बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। हमने कुछ बिफोर एंड आफ्टर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आफ्टर 4 वीक्स पेशेंट को इतना डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है और 3 to 6 मंथ्स में आपकी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है। एंड आई मस्ट से कि ये एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है वो उन लोगों के लिए जिन लोगों को बालों के गिरने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको हेयर थिनिंग का इशू है, किसी तरीके से कोई मेडिसिन से किसी भी चीज़ से काम नहीं हुआ, इवन कि अगर आपकी सर्जरी भी फेल हो गई, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी बताइएगा सर भाई, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं और बहुत सारे मीडिया के भी बहुत सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ जो कि मुख्तलिफ हेयर ट्रीटमेंट से गुजरे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि जो विजिबल होते हैं, सामने नज़र आ रहा होता है कि ये कुछ करवाया हुआ है ना आपको, और मुझ जैसा आदमी तो फ़ौरन जज कर लेता है कि यहाँ तो कुछ करवाया हुआ है भाई। तो क्या ये प्रोसीजर ऐसा है कि जिसके अंदर आपको पता ना लगे सामने वाले को? ये आपका अपना नहीं पता अपना ये इसका आपका अपना बेसिकली फॉलिकल है जिसको हम स्टिमुलेट करके ग्रो करवाते हैं। इसकी सिंपल मिसाल मैं आपको दूं, प्लांट अगर है और आपने उसको एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर लगाया है तो इट्स अ ट्रांसप्लांट। और अगर आपने उस जगह को ज़मीन को फर्टिलाइज कर दिया है ताकि वो नेचुरल खुद से ग्रो करे, दिस इज माइक्रोग्राफ। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आप ये कह रहे हैं कि शायद वो विजिबल सी लाइन तो नहीं आ जाती, बिल्कुल वो एक लाइन विजिबल होती है, वो नजर आता है, कुछ भी विजिबल नहीं होता। इट्स योर ओन नेचुरल हेयर। ये आपके अपने बाल होते हैं जो दोबारा से उगते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ये दोबारा से वो तमाम की तमाम चीजें आपके अंदर दोबारा पैदा होती हैं एंड देन आपके, और इसके रिजल्ट्स जो रहते हैं वो 3 से 5 साल तक रहते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद आप दोबारा कराएं? नहीं, ये उन केसेस में रहते हैं जिन लोगों को एलोपेशिया का प्रॉब्लम है या एजिंग की वजह से आपको थिनिंग हो गई है। लेकिन यंग लोगों में अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर इट्स अ वन टाइम ट्रीटमेंट फॉर योर होल लाइफ। और ये जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा इशू हो। और इसकी क्या चार्जेस किस चीज पे डिपेंड करते हैं? क्या नंबर ऑफ जिस तरह होता है कि वो बालों पे डिपेंड करता है या जो एरिया है उस पे डिपेंड करता है? इट डजंट डिपेंड्स ऑन द फॉलिकल्स। इसकी हम किट जो यूज करते हैं बेसिकली उसकी कॉस्ट होती है, वो वन टाइम यूज होती है। इट्स अ यूएस ब्रांड जिसके अंदर एक बार कोड होता है, उसको जब हम मशीन में स्कैन करते हैं तो उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाती है। वो कोन हम रीयूज नहीं कर सकते। एक ही बार का प्रोसीजर है, 30 से 40 मिनट इसमें लगते हैं। यू कैन गो बैक टू योर वर्क। अच्छा, और नॉट टू कॉस्टली, दरमियान मतलब अफोर्डेबल लग्जरी। जी जी, अफोर्डेबल लग्जरी। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी प्रोसीजर्स हम करते हैं ये सारे के सारे दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स के साथ होते हैं। स्पेशली अभी जो माइक्रोग्राफ्टिंग की बात करें, रीजनरा की बात करें, तो ये रीजनरा उन लोगों के लिए जिनके बाल थिनिंग हो रहे हैं, जिनको थिनिंग आ रही है, या उन खवातीन के लिए जिनके बाल एक ज़माने में कहते हैं ना कि मेरी अब तो बाल बहुत कम हो गए, चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, आप यकीन मानिए उनके लिए कमाल है। एलोपेशिया के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बाकी और लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको अभी मेल पैटर्न बॉल्डनेस होना शुरू हुई है उसके लिए बहुत अच्छा है। इट रियली वर्क्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ ज़रूर कहनी है, अगर बिल्कुल we're here, वो हम तो अपनी यहाँ क्लिनिक सब कर ही रहे हैं। और आज ये I just wanted to plug this in कि आज anyone who calls through your show उनको 10% ऑफ है। अरे जबरदस्त, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं प्रोसीजर्स, एवरी प्रोसीजर। हम आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आकर बताते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्त के बाद बाकी जो 2 प्रोसीजर्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं और कहाँ आप रब्ता कर सकते हैं ये बात भी करते हैं ब्रेक के बाद। 10% ऑफ है आज। वेलकम बैक जी। दूसरा प्रोसीजर जिसके बारे में हमने बात करनी है, डॉक्टर साहिबा ये बताइए, नोज रीशेपिंग, क्या जरूरत पड़ती है इंसान अपनी नाक भी तब्दील करे? अच्छा, कुछ लोगों को नाक ही तो नहीं तब्दील हो नाक ही नहीं तब्दील हो सकती। नहीं, ये एक जनरल इशू है क्योंकि बचपन में चोट लग जाती है। एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स की वजह से आपको थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है। कुछ लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसे हम DNS कहते हैं, तो वो अपीयरेंस के अंदर आपको बड़ा प्रॉब्लम कर रहा होता है। किसी को हम करेक्शन करवानी होती है तो उनके लिए नॉन सर्जिकली ये बहुत आइडियल प्रोसीजर है। इसको हम 2 तरह की टेक्निक से परफॉर्म करते हैं। एक को हम लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं और दूसरा हमारे पास है हाइको नोज लिफ्ट, विच इज़ कोरियन टेक्निक एंड राइट नाउ दिस इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल विद अस। वी आर ओनली सिर्फ एवेन्यू 5D के पास ही है ये, और कोई इस टाइम पर सिर्फ एवेन्यू 5D ही इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। ज़्यादातर आप लोगों को लिक्विड राइनोप्लास्टी ही मिलती है। तो ये 2 तरह की टेक्निक्स हमारे पास हैं। डिपेंड्स कि आपका
प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी हमने टेक्निक। ये बड़ा ज़रूरी है, वरना वो हर शख्स अपने आप में खुद भी तो डॉक्टर है ना हम लोग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना, और इसीलिए हम बार बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। पहले डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आप एवेन्यू 5 दी आएँ या कहीं भी जाएं, वो डॉक्टर आपको अपना कस्टमाइज्ड प्लान आपके हिसाब से करके देगा। और कॉस्मेटिक सर्जरी या उसके प्रोसीजर्स में या एस्थेटिक्स में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज डोंट डू अ लॉट ऑफ विंडो शॉपिंग बिकॉज यू वुड नेवर बी एबल टू डिसाइड। यू नो, अब फिक्स योर डॉक्टर बिकॉज वो आपको जानता है, आपको बेहतर तौर पर जानता है, एंड जस्ट गो विद दैट। हमने ऐसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, 3 महीने पहले एक शख्स ऐसा था, 3 महीने बाद वो फिर वैसा हो गया, और बड़े सिंपल प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, वो फैट फ्रीज के हवाले से उसका भी बताइए कि वो उसके अंदर हमने कुछ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स करते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं तो डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से कंसर्न्स हैं। अगर कुछ लोगों को सिर्फ पॉकेट फैट्स के इशूज़ हैं, ओवरऑल ओबेसिटी नहीं है, तो फिर उनके लिए हम फैट फ्रीजिंग भी चूज़ कर सकते हैं, हम उनको कैविटेशंस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओवरऑल ओबेसिटी है तो डेफिनेटली फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी स्लिमिंग एंड ग्लो ड्रिप्स भी होती हैं जिसके अंदर आपको एट ए टाइम स्लिमिंग भी होती है। अच्छा। और आपको अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आप वो ड्रिप्स लगवा लें, उससे वो सबसाइड हो जाता है, लो हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो उनके लिए भी वो ड्रिप्स बहुत आइडियल है। और साथ साथ ना कि वो आपको स्लिम करती हैं बल्कि आपकी स्किन को ग्लो भी देती हैं। और अगर आपकी बॉडी में किसी तरह के कोई पेन्स हैं तो उसको भी ख़त्म करती हैं, आपको एनर्जेटिक रखती हैं। ज़बरदस्त। ये 3 प्रोसीजर्स जो हैं, अब ये जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम नंबर भी चला रहे हैं सर, कहाँ राब्ता हो सकता है, कहाँ किस शहर में आप लोग ये सारे? कराची में तो बेस्ड इन कराची। सही, कराची में तो है। इंशाल्लाह वेरी सून विल बी इन लाहौर एंड इस्लामाबाद। हमने भी 2 दिन लाहौर में क्लिनिक किया, 1 दिन कल इस्लामाबाद में किया था, और आज हम आखिरी दिन इस्लामाबाद में। अच्छा। तो इस्लामाबाद के जितने लोग हैं, पिंडी के जितने लोग हैं, आज उनके पास मौका है दैट दे कैन कॉल ऑन दिस नंबर, जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, आज बुक कर सकते हैं। वी विल बी हियर टिल अबाउट 8 o'clock। तो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज हम नंबर जरा रिपीट भी कर देते हैं, हम भी बोल देते हैं। 0333 203 2022 ये नंबर है जी एवेन्यू 5D का, और ये एवेन्यू 5D जो वेंचर है जनाब साहिर लोधी साहब का। अगर नंबर मिस भी हो जाए तो आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। एवेन्यू 5D के नाम से इंस्टाग्राम एंड फेसबुक देख लीजिए। डॉक्टर आयशा हुमैरा के नाम से आप इंस्टाग्राम फेसबुक देख लीजिए, वहाँ पर हमारी तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो जो तीसरे जो आप वो 3 लोग थे, देखिए तीसरे को भूले मत, फैसल साहब। वो जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं ना फिल्मों में डायलॉग होता है, आओ हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें, आपने अपनी दोस्ती को कारोबार में बदल लिया। वाह। लेकिन ये 3 प्रोसीजर्स तो हमने क्विकली बात की है, इसके अलावा भी जितने प्रोसीजर्स हैं, डार्क सर्कल्स, एजिंग, वो सब चीजें भी यहाँ पर एवेन्यू 5D में आपको मिलेंगी। बिल्कुल, और लेटेस्ट ट्रीटमेंट। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साहिर साहब आपका, डॉक्टर साहबा आपका, वक्त दिया आप लोगों ने। तो नाज़रीन, आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, कॉन्टैक्ट भी आ गया है। अब आपका काम है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इनसे रुजू करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।